शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था के जो नतीजे आपके सामने आए, जिन पर चर्चा होनी जितनी चाहिए, जितनी तो क्या कहें, उन पर चर्चा ही नहीं होती इस तरह के सवालों पर, जबकि ये ऐतिहासिक तौर पर ऐसा कभी देश में हुआ नहीं जैसा अर्थव्यवस्था के मामले में अभी हुआ है। करीब 1/4 अर्थव्यवस्था हमारी माइनस में है। खैर, उसको ये कहा जा सकता है और सरकार ये कहने की कोशिश कर रही कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी प्रकृति का विनाश है, ऐसी महामारी आ गई, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहने के उसके तर्क है। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब से नोटबंदी हमारे देश में हुई 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसके बाद से ही अर्थव्यवस्था अनवरत नीचे जाना शुरू हुई और फिर वो उबर नहीं पाई, और उसमें अब महामारी भी आ गई तो उसने एकदम ही तहस नहस कर दिया। दूसरी बात यह है कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हमारा जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। नतीजे आप देख ही रहे हैं। प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, तमाम आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, और तब दूसरी तरह की तकलीफ़ें जो हमारे चूँकि मीडिया पर इस तरह से कब्जा है कि उनकी रिपोर्ट्स नहीं होती तो हमें आपको पता भी नहीं चल पाती कि और दुख क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कितने लोग भूख से परेशान हैं, कहाँ तक अनाज पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। ये सब थोड़े बहुत आंकड़े आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें आपको पता चलता है। इसी बीच जो अच्छी खबर है वो ये है कि इतने बुरे वक्त में भी जो हमारे किसान हैं, जो हमारी किसानी है, जो करीब 15-16% हमारी इकनॉमी में इस समय हिस्सा रखती है, सिर्फ वो एक एरिया है जिसमें हम करीब करीब 2.5% की बढ़त पर है। ऐसे वक्त में जब हर चीज़ पिछड़ रही है, उद्योग एकदम चौपट है, बाजार चौपट है, सर्विसेज में हाहाकार है, ऐसे समय में एग्रीकल्चर ने, कृषि ने हमें संभाला है और करीब 2.5% की बढ़त दी है। हम ये भी जानते हैं और इस पर लगातार बात हम करते रहे हैं, आपके बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए हैं, कि सरकारों की जो नीतियां हैं वो कृषि क्षेत्र को बहुत ही अजब तरह से लेती हैं। बीच में कुछ अध्यादेश लाए गए हैं जिन पर कुछ फैसले हुए हैं, जिनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय था जिस पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, इस पर थोड़ी बहुत जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। हमारे कार्यक्रमों में आने वाले पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी मिल गए हमें, और वो इस मामले में सबसे हम लोगों के लिए अनुकरणीय शख्सियत है, तो उनसे हमने थोड़ी सी इस पर बात की है। तो आप सुनिए और देखिए कि देश में जो हमारा किसानी का एरिया है और जो किसानी है, जिसने इस बुरे वक्त में भी देश की अर्थव्यवस्था को एकदम डूब जाने से बचाने में कम से कम एक बीच में एक रास्ता पैदा कर दिया है, एक रोक लगाने की कोशिश की है, एक टेक लगाई है। उसमें क्या हो रहा है, जरा उस पर बातचीत, आप उनसे जो बातचीत हुई है सुनिए। तो ये बताइए सर, ये इस दौर में जब चारों तरफ बड़ी निराशा है, करीब 1/4 इकनॉमी हमारी माइनस में गई है, पहली बार शायद इतिहास में। वैसे आंकड़ों में कई जगह 40 साल लिखा है, मैं नहीं जानता कि पता नहीं 70 साल में ऐसा कभी हुआ हो, आप शायद अच्छा जानते होंगे इसे। लेकिन ऐसे समय में भी जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो, जिसे कहा जाए कि वो मील का पत्थर साबित हुआ है और बैकबोन साबित हुआ है, उसने बढ़त दिखाई है, हौसला दिखाया है, और इस महामारी के दौर में भी भारत को इसका मुकाबला करने के लिए खड़ा रखने में उसी की सबसे प्रमुख भूमिका है। बाकी तो सारे क्षेत्रों ने हथियार डाल दिए इस महामारी के आगे। सरकार ने भी लगता है हथियार डाल दिए, क्योंकि सरकार तो अब राज्यों के साथ अपना टैक्स भी शेयर नहीं कर पा रही है। इस पर थोड़ी सी आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ। आपने शीतल जी सही बात कही जी कि कोरोना के संकट काल में भारत में, मतलब मेरे जितना याद है इतिहास, जब से मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था 1961-62 से, तो खूब याद है जब मैं बीए में था, जी, एमए में जी, इतनी भारी गिरावट अर्थव्यवस्था में कभी देखने में नहीं आई जितनी इस वर्तमान काल में आई है जी। और अब तो सरकारी आंकड़ों ने दिखा दिया कि 23.9% की गिरावट आई है इस वर्तमान संकट के काल में पिछले 4 महीनों में। जी। और ये तो है पूरी अर्थव्यवस्था का। परंतु जैसे आपने सही फरमाया कि खेती ने अपना प्रदर्शन
बहुत अच्छा किया है, जी एक आशा की किरण दिखाई है जी और ये एहसास कराया है कि इस संकट में भी खेती अपने पैरों के ऊपर ही नहीं खड़ा, बल्कि देश को भी समृद्ध और समर्थ बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और हो सकती है। उसका प्रमाण ये है कि कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन 2.3% सकारात्मक वृद्धि दर्शा रहा है। वाह। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, और यदि हम्म। कृषि के सकारात्मक योगदान को कम कर दिया जाए जी तो वो शेष घटक हैं अर्थव्यवस्था के, जिसमें उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, जी पर्यटन है, जी आपका होटल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन का जी यानी उसका उद्योग है, जी 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 निर्माण उद्योग, इन सब का अगर कृषि के सकारात्मक योगदान को हटा दिया जाए तो मेरे अनुमान से, मोटे मोटे अनुमान से 25-26% गिरावट आई है कृषि से इतर क्षेत्रों में। उसको जी इस जी दृष्टि से देखा जाए, वो जो जी 24 किया है उसमें कृषि का जो सकारात्मक योगदान है 2.3%, उससे जी। थोड़ा वो बेहतर दिखा है। एक दूसरा चीज कह दूं, कुछ दिया, अर्थशास्त्रियों की तो ये आलोचना है कि हम इनफॉर्मल सेक्टर का तो कैलकुलेशन करते ही नहीं है, वरना ये जो आंकड़ा है ये और नीचे जाएगा, ऐसा पुराने तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है। यहाँ तक कि पुराने जो आरबीआई के गवर्नर साहब थे उन्होंने भी ये कहा है। वो भी आधा अधूरा दृष्टिकोण है शीतल जी जी। उसमें जी एक और पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको बाद में लेना चाहता था पर क्योंकि आपने उठा दिया उसको। जी 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 जब से मैंने होश संभाला है जी और जितना भी मैंने कृषि से संबंधित और कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित साहित्य पढ़ा है और शोध पत्र पढ़े हैं जी अर्थशास्त्रियों के, जी भारत के भी और विदेश के भी, जिसमें विश्व खाद्य संगठन एफएओ के भी अध्ययन हैं, आजादी से पहले मुगल काल में भी और जी ब्रिटिश शासन काल में भी जी खेती के दाम दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा सदा पिछड़े रहते थे और किसान का शोषण युगों से होता आ रहा था, पर उसको छोड़ जी दी। जी दुर्भाग्य की बात यह है और विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के उपरांत भी खेती जी का यह शोषण कम नहीं हुआ, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में सबसे बड़ी कठिनाई थी खाद्यान्न के अभाव की, जब हमें अमेरिका से आयात करना पड़ता था और शिप जी टू माउथ रेजीम कहते थे कि वहां के आके जहाज भरे हुए बंदरगाह जी पर लगते थे, तो ये चैन पड़ता था, ये सांस आती थी कि हम अपने लोगों के पेट में कम से कम खाद्यान्न डालने की स्थिति में हो गए। जी तो उस समय केवल खाद्यान्न का उत्पादन करने की ही नीति थी, परंतु कृषि मूल्य उस समय भी पिछड़े रहे, बल्कि जी 60 के दशक तक तो ऐसा रहा जी कि किसानों से अगर बाजार में, मुझे याद है, गेहूं का भाव 10-11 रुपया मन होता था, जो आज के हिसाब से 25 रुपया क्विंटल होगा, 26, जी 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 किसान से 6-7 रुपए में जबरदस्ती लेवी से वसूला जाता था, ओ और उससे यानी किसान के कमजोर कंधों पर गरीब लोगों को राशन देने की व्यवस्था का बोझ लादा जाता था, जो जी किसी जी दृष्टि से भी उचित नहीं है। जी और जी वही मानसिकता कमोबेश अभी भी रही है। इसी अभी प्रकार एक एक सवाल कर लें सर, अभी फिलहाल सरकार ने कुछ दिनों पहले कुछ फैसले किए थे जिसके खिलाफ पंजाब में और हरियाणा में कुछ जगहों से किसानों के प्रदर्शन की मैं खबरें आई हैं, मैं बाकी देश में आऊंगा शीतल जी उस बात पे, पहले मैं ये बिंदु आपको पूरा कर लूं। जी 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 मेरा कहना यह है कि जी जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, जी सापेक्ष मूल्य, जी रिलेटिव प्राइसेस, वो जी खेती की जिनसों के सदा पिछड़ी रही हैं। जी अगर उस वो जो जितना पिछड़ापन रहा है, जितनी अर्थव्यवस्था उनकी, उनको उनकी कमाई का भाग उचित नहीं मिला, यदि जी उसमें करेक्शन कर दिया जाए जी तो आज भी खेती का योगदान 30 से लेकर 35% बैठेगा। ओके ये मेरा कहना है, ये अनुसंधान का विषय है और इस पक्ष के ऊपर किसी ने अनुसंधान नहीं किया। केवल एक जी अध्ययन हुआ था 1971 से 85 के बीच, उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड पर कोई भी विश्वसनीय अध्ययन या शोध नहीं हुआ। जी अब जो आपने बात कही कि जो ये 3 अध्यादेश जारी किए, जी तो वर्तमान सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए। एक जी तो अध्यादेश क्यों जारी किए, अध्यादेश केवल आपातकालीन स्थिति में तब जारी किए जाते हैं, उस जी मार्ग को तब अपनाया जाता है, ऑर्डिनेंस का रूट तब अडॉप्ट किया जाता है जब संसद को आहूत करने की अवस्था नहीं हो या कोई ठीक आपातकालीन ऐसी स्थिति हो कि फला तारीख से पहले उसको करना जरूरी है। परंतु इस ठीक सरकार की एक प्रवृत्ति है कि ये हर एक
काम को, छोटे से छोटे काम को भी इवेंट बनाना चाहते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अध्यादेश के संसद से इतर काल में आए तो ये दिखाना चाहते थे और उसका ढोल पीटा कि आजादी तो पहली बार हमने दी है किसान को। वो 3 अध्यादेश हैं, उसमें एक अध्यादेश तो है संविदा खेती का, कि संविदा खेती की अनुमति दी जाएगी। वो एक अच्छा अध्यादेश है, बशर्ते के उसका क्रियान्वयन उस तरह से नहीं हो जैसा सहकारी खेती के या सहकारी समितियों के विषय में हुआ। अगर वैसा हुआ तो वो सरकारी तंत्र में उलझकर समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा अध्यादेश है कि मंडियों से बाहर बेचने की अनुमति दे दी, वो भी एक अच्छा अध्यादेश है। परंतु उसमें जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको शंका यह है कि कहीं सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्य कर्तव्य से अपना पीछा तो नहीं छुड़ाने की पृष्ठभूमि बना रही है, और उसके उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी है, इन सरकारों की रिपोर्ट भी है। तो ऐसा नहीं कि वो इस पीछा छुड़ाकर किसान नेता बिना सोचे समझे कहते थे किसान को अपनी चीज का दाम तय करने का अधिकार नहीं है। सरकार कह दे कि हमने तो दे दिया, आप ले लो बाजार से आप मूल्य। तो ये उनकी मांग भी बिना सोची समझी थी, और सरकार इस बहाने से उससे पीछा छुड़ा सकती है, उस अनिवार्यता से। तीसरा अध्यादेश है आवश्यक जिन्स कानून में जो स्टॉक की सीमाएं निर्धारित की जाती थी, अनावश्यक मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की, खासतौर से दालों जैसे चीजों की, उस हटा दिया। उसका किसान से सीधा संबंध नहीं है, वो उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता था। और ये रहते हुए भी कानून के आपने देखा 2010 में, 2012 में और वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद भी अरहर की और दूसरी दालें न्यूनतम समर्थन मूल्य से 4-4, 5-5, 6-6 गुना दाम पर बिकती रही है। तो स्टॉक लिमिट को प्रभावी क्यों नहीं किया? तो ये इसका लाभ हो सकता है बशर्ते कि उसका ईमानदारी से और प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इसी शंका के तहत कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आपने चूंकि ऐसे पदों पर आप रहे और ऐसी जिम्मेदारियों में रहे कि आपको दुनिया के दूसरे देशों के अनुभव आपको प्राप्त है, खासकर उन देशों के जिनकी प्रणाली जिनका हम पीछा करते हैं, जिनको हम अपने यहाँ लागू करते हैं, वो है आज की दुनिया का कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अमेरिका, जापान और ये विकसित जो देश हैं वो अपने किसानों से किस तरह पेश आते हैं, उनको क्या समर्थन करते हैं? क्या वो इसी तरह पेश आते हैं जैसे हम उनके साथ पेश आ रहे हैं, या वो अपने किसानों के साथ एकदम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हुए भी दूसरा व्यवहार करते हैं, आर्थिक मसलों पर उनकी जैसे मैक्सिमम जो समर्थन मूल्य है उनका, या किसी किस्म की सब्सिडी है, या और कोई उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से रक्षा है किसी किस्म की, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सहयोग जो देना चाहिए, हमारी सरकार क्या करती है और दुनिया क्या करती है? शीतल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। और जब विश्व व्यापार संगठन के प्रादुर्भाव के पहले उसके ऊपर पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही थी, बहस हो रही थी, तो उस समय उन पूंजीपति देशों ने ये कहने का प्रयास किया था कि भारत जैसे देश अपनी कृषि को ज्यादा सब्सिडी देते हैं, जबकि कभी भी जो सकल घरेलू उत्पाद था खेती का, पूरी अर्थव्यवस्था नहीं, उसके 6.7% से ऊपर हमारी सब्सिडी कभी ऊपर नहीं गई। और डी मिनिमस लेवल कहा था डंकल प्रस्तावों के तहत, तो उन्होंने कहा था 10% तक रखें, पर 10% से तो हमेशा नीचे रही, 10% से ऊपर कभी गई नहीं। तो एक तो हमारे लिए मान्य था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पूंजीपति देश हैं उनके 3 मॉडल हमारे समक्ष हैं। पहला मॉडल तो है अमेरिका का। विश्व व्यापार संगठन प्रणाली शुरू हुई 1996 में, अप्रैल में। उस समय भी अमेरिका ने $21 बिलियन की नई सब्सिडी घोषित की थी कृषि क्षेत्र के लिए, और अभी इसके बाद में भी 3 बार वो बढ़ा चुके हैं, पर वो उसे दूसरे रूप में देते हैं। वो एक लंबा हो जाएगा, उसमें 3 वर्ग बनाए थे, 3 बॉक्स बनाए थे। एम्बर बॉक्स जो सीधी सब्सिडी थी, ब्लू बॉक्स था जो डीकपल्ड सब्सिडी थी, और ग्रीन बॉक्स था जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह के लिए देते थे। तो उन देशों ने क्या किया कि उन दोनों बॉक्सेस को डिमोलिश करके
और ग्रीन बॉक्स में जी सारी सब्सिडी डाल दी। और ये जो जी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली है, इसका प्रणेता विश्व में मालूम है कौन है? सबसे जी बड़ा जी। पूंजीपति देश विश्व का अमेरिका। ओ 1930 की जो भारी आर्थिक मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, उस जी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आदेश पर ये चालू हुआ था। और उस समय जी ये हालत हुई कि किसान का मक्का, तंबाकू, गन्ना, आलू, जी गेहूं, सारे जितने भी उत्पाद थे, जब सरकार जी ने को खरीदा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और जब रखने का स्थान नहीं रहा तो जहाज भर भर के समुद्र में डबो दिए, परंतु किसान को हानि नहीं होने दी। दूसरा जी मॉडल है यूरोप का। जी। यूरोप में क्या किया है कि सब प्रकार की सब्सिडी खत्म करके, जैसे स्विट्जरलैंड का उदाहरण दूं मैं, 2,993 यूरो, यानी हमारे हिसाब से 2,40,000 या 2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर वो किसान को बंधा मुआवजा देते हैं। ओ और उत्पाद बाजार में कहीं बेचे जी तो हमारा जो प्रति एकड़ है वो 1 लाख रुपया बैठता है। जी यहाँ जी सरकार 1,000 रुपये प्रति किसान दे रही है, प्रति एकड़ जी नहीं, जी 6,000 जी रुपया जी। प्रति किसान। हम्म। तीसरा एक और उदाहरण है जापान का, क्योंकि मैं जापान और भारत की जो मैत्री परिषद थी, इंडिया जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, एमिनेंट जी ग्रुप, उसका अध्यक्ष रहा हूँ 3 वर्ष। तो जब मैं जी वहां जी गया तो मुझे उन्होंने बताया कि वो अपने धान की खेती को 70 से 78% अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो जी ये उनके मॉडल है। हमारे यहाँ तो उसके आसपास भी कहीं नहीं है। और अगर पिछले 6 वर्षों का आप रिकॉर्ड देखो जी तो जी जी। की आमदनी निश्चित रूप से 25 से 30% कम हुई है, जिसके बारे में ये ढोल पीटा जा रहा था कि जी 2022 तक हम 2 गुना करेंगे। वो 2013 और 14 के आंकड़े से अगर आप देखें तो 30-35% कम हुई है। उस विस्तार में जाने का आपके पास समय नहीं होगा, मैं मैं बता। मैं थोड़ा सा निर्यात से संबंधित पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये भी आंकड़ा आया है कि इस दौर में जब और सब चीजों का निर्यात हमारा कम हो गया है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है, इस समय भी कृषि ने अपने निर्यात में वृद्धि की है। और लेकिन हमारी ओवरऑल निर्यात की स्थिति क्या है कृषि उत्पादों की, और किन कारणों से हम उसमें वैसी प्रभावशाली भूमिका में नहीं है जैसा इतना बड़ा देश होने के नाते और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमें होना चाहिए? शीतल प्रसाद जी, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस कोरोना काल में इसी अवधि के पिछले वर्ष की अपेक्षा जी करीब 24% निर्यात बढ़ा है कृषि उत्पादों का, जबकि जी जी बाकी जी सब निर्यात तो आपने देखा ध्वस्त हो गए। खेती जी का जी 24% बढ़ा है। जी। और उसमें मुख्य योगदान दो जिनसों का है, चीनी का और सबसे बड़ा चावल का। अच्छा। आश्चर्य की बात यह है कि भारत अमेरिका सहित विश्व की अग्रणी कृषि उत्पादकों में से उसकी गणना होती है। ठीक। उसका स्थान किसी में दूसरे स्थान पर है, किसी में तीसरे पर है। जैसे फल में दूसरे पर है, सब्जी में तीसरे पर है, दुग्ध में सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं में ठीक। भी तीसरा स्थान है या दूसरा हमारा। उसके बावजूद निर्यात के क्षेत्र में हमारा विश्व में 23वां स्थान है। बहुत से देश तो कर ही नहीं पाते, पर जो करते हैं उनमें 23वां स्थान। हमारे पड़ोस में जो पश्चिम में ये जो संयुक्त अरब अमीरात और ये जो अरब के देश हैं, इनके खेती अपनी होती नहीं है, तो बड़ी भारी मात्रा में कृषि उत्पादों का आयात वहां होता है। और हमारे ठीक। पड़ोस में है, लगते हुए सबसे निकट है हमारे। ठीक। उन जितना भी आयात यूएई में होता है, संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, उसमें भारत का स्थान 12वें से 14वें तक रहता है। अच्छा। जबकि हमारा प्रथम स्थान होना चाहिए, जिसमें जी भेजने में, यातायात में, ट्रांसपोर्ट में सबसे कम खर्च होगा, जी सबसे कम हम निर्यात कर पाते हैं। परंतु अगर आप कुल निर्यात को देखें, भारत के सब वस्तुओं के निर्यात को, सेवा को भी और औद्योगिक निर्यात को भी और सब चीजों को, जी तब भी कृषि का जो भाग है वो करीब 14% है उसके बावजूद। जी और इसमें भी ज्यादा रोचक बात यह है कि अगर खेती के उत्पादन को ठीक से संजो कर रखा जाए, जी किसानों को सिंचाई और वित्त की समुचित व्यवस्था कर दी जाए, तो जी भारत कृषि में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जी 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 जी। हमारी कठिनाई ये है
कि 58% क्षेत्र सिंचाई उसका कृषि का जी अभी असिंचित है, वर्षा के ऊपर आधारित है। ठीक और देश के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें गरीबों की जितनी संख्या है उसका 82% इन 58% क्षेत्रों में रहता है। ये इस बात का सबूत है कि जी जहां सिंचाई की व्यवस्था हो गई, जी खेती की उत्पादकता बढ़ गई, वहां भुखमरी, कुपोषण और गरीबी का सबसे प्रभावी और शीघ्रतम निदान उपलब्ध होता है, जिसका प्रमाण है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र के कुछ हिस्से और अब आकर मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्से। जी जिस जी खेत को आप सिंचाई दे दें जी कि उसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर पहले साल में 235% हो जाता है। आप ठीक बताइए, निवेश के ऊपर इतनी बढ़िया रिटर्न किसी और निवेश में आ सकती है? नहीं, उद्योग सब में, व्यापार में तो 3 से 5 साल में अगर पैसा वापस आ जाए तो बड़ी बात मानते हैं। ये आपको अच्छा, एक सवाल सवाल और ले लें, दे समय रहा है। समय देखते हुए एक सवाल मैं सोचता हूँ कि जरूरी है ले लूं कि जी आप इस समय जो आर्थिक हालत है देश की, अब जैसे भी है, जिन कारणों से उस पे जाएंगे तो ये विषय बदल जाएगा। जी इस समय सरकार क्या कर सकती है जो इसे करना चाहिए एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिसने ऐसे वक्त में अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी मदद की है और जिसकी सरकार ने प्रकट में पिछले 70 सालों में ऐसी कोई मदद नहीं की है, जैसा आप अपने तमाम बयानों में बताते रहे हैं, तथ्यों के साथ उसको सिद्ध करते रहे हैं और बहुत सारे किसान नेता भी इसको सिद्ध करते हैं। इस सरकार को इस समय क्या करना चाहिए किसानों के लिए? सरकार को यह करना चाहिए कि एक तो कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं का एक ठोस आकलन करके, ठीक और जैसे उन्होंने योजनाएं बनाकर छोटे उद्योगियों को और बड़े उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने की बात की है, एक तो उसकी एक समेकित नीति राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बननी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र की अलग, क्योंकि सब 115 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हिंदुस्तान में, सबकी अलग अलग रणनीति बने। और ये चाहे तो उसको एक सप्ताह में बनाया जा सकता है, मैं अकेला बना दूंगा, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। ठीक दूसरा, इनको ये करना चाहिए कि जो 58% क्षेत्र अभी असिंचित है उसकी एक 10 वर्षीय योजना बनाए कि जहां भी संभव हो सकता है वहां आगामी 10 वर्ष में एक एक एकड़, एक एक इंच जमीन को जल की सिंचाई की सुनिश्चित उपलब्धता करा दी जाएगी। तीसरा, जो ऐतिहासिक रूप से कृषि के मूल्य पिछड़े रहे हैं उनको आगामी 5 वर्ष में जितना उनको नुकसान हुआ है उनको दूसरों के एट पार ले आए, बराबर ले जाएं। और चौथा ये कि हमारी जलवायु, मिट्टी और कृषि जिसमें पशुधन भी है, उसकी जैव विविधता इतनी बड़ी है और उसका उत्पादन पूरे वर्ष भर हो सकता है कि उसके निर्यात की एक रणनीति बनाए जो संयोजित और सुसंगठित रूप से उसका उत्पादन हो और विदेशों को भेजा जाए। तो मैं फिर कहता हूँ, खास तौर से मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, औषधीय और सुगंधिदायक पौधे, हमारा A2 का दूध, हमारे फल और सब्जी जिनका स्वाद और गुणवत्ता विश्व में अनुपम है, ऐसा अमरूद, ऐसा चीकू, ऐसा आम किसी जगह विश्व में नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। और जो सब्जियों के स्वाद है, मैं तो 46 देशों में गया हूँ, तरसते रह जाते हैं इस स्वाद को। न कहीं तुरई मिलती है, न कहीं लौकी मिलती है, न कहीं करेला मिलता है, न कहीं इस तरह का बैंगन मिलता है, न अमरूद मिलता है, न आम मिलता है, न चीकू मिलता है और न बेर मिलता है। और इसी तरह से जैसे अंगूर का महाराष्ट्र सरकार ने किया कि किसानों को उससे वाइन बनाने की अनुमति दे दी, तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हुआ। इसका अकेले श्रेय है श्री शरद पवार को, मैं उनके सामने नमन करता हूँ इस बात आपने के। हमेशा कहा है और बात कि इस कोरोना संकट ने यह भी एहसास करा दिया कि कार के बिना, डीजल के बिना, एयर कंडीशनर के बिना, पर्यटन के बिना, होटल के बिना, रेस्टोरेंट के बिना, यात्रा के बिना काम चल सकता है, कृषि और खाद्यान्न के बगैर काम नहीं चल सकता। ये सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। और 90% हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बलों का बल और सारे श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। यदि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तृतीय विश्व युद्ध में हमने और जापान ने भुगता है, जब खाद्यान्न की कमी होती है तो दुश्मन को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देश का सर्वनाश स्वयं हो जाता है। इसी महत्वपूर्ण बात के साथ आज की वार्ता तो हम लोग रोकेंगे। माफ करिएगा, पिछले दिनों आपसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत दिनों तक ये पूरा एक पक्ष हम लोगों का छूटा रह गया, अब इसको हम लोग जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।